नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बीपीएससी में हिंदी भाषा से पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एमसीईआरटी के 6 टू 8 सारे पेपर्स के निचोड़ मिलेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसको सारे को सारे जो है पूरा कंप्लीट करवाएँगे। क्योंकि टाइम कम है, टाइम कम होने के कारण हमें तैयारी तैयारी को अपने सटीक रणनीति से करना होगा। तभी हम बीपीएससी में अपना एक सीट कन्फर्म कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी पहले से ही, फिर भी हम एक बार बता दें कि हमें एमसीईआरटी पढ़ना क्यों है? हमें एमसीईआरटी इसलिए पढ़ना है ताकि इसमें देखो सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस में क्या मेंशन है? आप देखेंगे सिलेबस में आपको पता ही है कि जो हमारा भाषा है, जो हमारा हिंदी भाषा है, यहाँ से 80 नंबर्स हमें मिलने वाले हैं और 80 नंबर्स में इन्होंने क्या-क्या मेंशन किया है? 3-4 पार्ट को, क्योंकि इन्होंने कोई सटीक इसमें जो है भाषा के लिए कोई सटीक नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ़ लिख दिया हिंदी। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, ये पढ़ने वाला कैंडिडेट खुद डिसाइड करे कि क्या पढ़ना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, जैसे हमें हिंदी में पढ़ना क्या है, एक तो हमें हिंदी का विकास पढ़ना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें हिंदी का विकास पढ़ना है। उसके बाद इसी में हमें हिंदी का जो है साहित्य पढ़ना है और साहित्य के साथ-साथ हमें हिंदी में व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण के साथ-साथ हमें ये पढ़ना है 6 टू 8 6 टू 8 का एमसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को हमें कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, कंप्लीट पढ़ लेना है। क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है एससीईआरटी और एमसीईआरटी। तो हमें इसलिए जितने भी चैप्टर्स हैं 6 टू 8 किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें अगर एग्ज़ाम में एक सीट पक्का करना है अपना, तो हमें किसी भी पॉइंट को, चाहे हमारा हिंदी साहित्य का हमारा हिंदी साहित्य हो, चाहे हिंदी का विकास हो, हिंदी का व्याकरण हो या एनसीईआरटी का हो, जितने भी पोर्शन्स हैं फ्रेंड्स, हमें एक भी नहीं छोड़ना है, हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो हमें एक-एक देखना है कि हमें कहाँ से जो है क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं कि कितने क्लास 8th में कितने चैप्टर्स हैं। हम एक-एक क्लास करके पढ़ेंगे। पहले 8 को कवर कर लेंगे, फिर 7th को कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर 6 को कवर करेंगे। देखिए, अगर विषय सूची की बात करें, तो विषय सूची में आपके टोटल लेसन जो है, इसमें आपको 11 लेसन देखने को मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले देखो हमें कौन-कौन सा क्या करना है। सबसे पहले है आपकी फर्स्ट चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसको लिखा है कामता नाथ ने। दूसरा है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है। दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिए, क्या निराशा हुआ जाए। इस प्रकार से करके जो है टोटल 11 चैप्टर्स हैं और हमें एक-एक चैप्टर्स को जो है कंप्लीट पढ़ लेना है। अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे पढ़ेंगे। हम इसमें एक क्लास 8 का 5-6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आप 20-20 मिनट में देख लीजिएगा और इसमें हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ़ इन चैप्टर्स के समरी को पढ़ना है। समरी अगर हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से सारांश को जान जाएँगे, तो क्वेश्चन कैसे भी देगा, हम उसको कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जो है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, उसका सारांश। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसके बाद फिर ये इसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। देखिए, सबसे पहले है लाख की चूड़ियाँ, जिसको कामता नाथ ने लिखा है। अब लाख की चूड़ियों में हम इसका पाठ का सारांश फटाफट देखेंगे, सिर्फ़ ये मान के पढ़ेंगे कि क्विक रिवीज़न करना है। क्योंकि अगर एक शीट हमें लेना है, तो हमें किसी को भी जितने भी सिलेबस में मेंशन हैं, किसी को हल्के में ने नहीं लेना है। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर का लेवल क्या था, उससे गेस किया जा सकता है कि पेपर का आने वाला लेवल क्या होगा। इसलिए हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, एक भी पॉइंट, क्योंकि 4 पॉइंट हमने बताया है। हिंदी का चाहे विकास हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो और चाहे 6 टू 8 एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उसको हमें पूरा कवर करना है। तो पाठ का सारांश देखते हैं, लाख की चूड़ी। अब देखो लाख क्या होता है? चैप्टर्स का नाम है लाख की चूड़ी। तो लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार का मटेरियल्स होता है, गलाकर चूड़ी बनाया जाता था। तो इसका सारांश क्या है? सीधा सारांश पे आते हैं। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसकी हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग किसी विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना दूरगामी असर होता है।
पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन लिया गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर और व्यवसाय करने को विवश हैं। अब देखिए, पाठ का सारांश क्या कह रहा है कि आजकल जो है ये आधुनिकीकरण हो गया। पहले जो उद्योग धंधे थे, उसको जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया और जो अब हमारे अच्छे कारीगर थे, वो आज के समय में या तो दूसरा रोज़गार कर रहे हैं या तो जो है कोई भी दूसरा दूसरा रोज़गार होकर बैठे हुए हैं। तो इसमें इस चैप्टर्स में क्या बताया गया है, ये रहते हैं अपने मामा के यहाँ। जैसे हम लोग छोटे जब थे, तो मामा के यहाँ ज़्यादा रहते थे। तो उसी प्रकार से लेखक जो है गाँव में रहते हैं और एक बदलू नाम का एक व्यक्ति है, एक कारीगर है जो लाख की चूड़ी बनाता है। इसमें आपको 2 ही कैरेक्टर याद रखना है, एक बदलू और दूसरा जो है लेखक, जो खुद स्वयं है। तो अब इसमें होता क्या है, इसको क्विक रिवीजन पढ़ लेते हैं। बचपन में लेखक को सारे गाँव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था और लेखक को लाख की रंग-बिरंगी गोलियाँ बनाकर दिया करता था। लेखक को गोलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गाँव में रहता था, इसलिए बदलू मामा कहना चाहिए था, पर वो अन्य बच्चों की तरह जो है बदलू काका कहता था। क्या कहता था? क्योंकि सब बच्चे उसे जो है बदलू, चूँकि ये ननिहाल में रहते थे, तो सब लोग उसे बदलू काका काका कहते थे, तो ये भी सभी बच्चों के साथ बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। बदलू का मकान गाँव में कुछ ऊँचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्ठी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलनुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच-बीच में वो हुक्का पीता जाता था। बचपन में वो लेखक को लल्ला कहता था। लेखक को माचिए पर बैठाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। क्या होता था कि नीम के पेड़ के नीचे वो लाख को पिघलाया करता था उसी भट्ठी पे, और जो लेखक हैं, लेखक को बहुत ही प्यार से लल्ला कहता था और उनको एक बैठने पर गाँव पे जो मचिया होता है, वो मचिया दे देता था और लेखक क्या करते थे, वो बैठकर आराम से देखा करते थे कि ये कैसे क्या बना रहे हैं। बदलू मनिहार था, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। उन चूड़ियों को खपत थी, बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था और बिना मोल भाव की वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दे देता था। देखो उस समय क्या है, मुद्रा नहीं चलता था, उस समय करेंसी नहीं होता था। तो एक विनिमय वाला जो है कि सामान के बदले सामान लेने-देने का आदान-प्रदान का काम चलता था। परंतु शादी-ब्याह के अवसर पर वो मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। वो भी मतलब हट कर लेता था कि नहीं, मुझे अगर शादी-विवाह है, तो वो जितना मन करता था उतना पैसा लेता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय ज़रा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। अब क्या होता था कि शादी-विवाह के अवसर पर बदलू जो है, जितना उसका मन होता था, खूब, वैसे तो वो मोल-भाव करता नहीं था, लेकिन शादी-विवाह के अवसर पर जो है वो हट कर बैठता था कि नहीं, मुझे इतने चाहिए तभी मैं दूँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं दे पाऊँगा। ये यहाँ पे क्या होता है कि बदलू को काँच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वो किसी महिला की कलाई पर काँच की चूड़ियों को देखकर कोसता था। वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें काँच की चूड़ियाँ पहनती हैं और लेखक को रंग-बिरंगी लाल गोलियों के अलावा गाय के दूध, मलाई तथा आम की फसल के समय आम खाने को दिया करता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको इसको लर्न कर लेना है एकदम अच्छे से कि क्या देता था? गाय का दूध और मलाई देता था और जब आम के फसल का समय होता था, तो उसे आम दिया करता था। अच्छा, बदलू को काँच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि वो हमेशा लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसे लगता था कि लाख की चूड़ियाँ इन जो है काँच की चूड़ियों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज़्यादा अच्छी है, टिकाऊ है। इसी बीच लेखक की पिता की बदली कहीं दूर शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गाँव ना जा सका। मतलब बचपन में अपने यहाँ मामा के यहाँ रहते थे, लेकिन इनके पापा की कहीं ट्रांसफ़र हो गई, तो पापा चले गए और ये 8-10 वर्षों तक अपने मामा के यहाँ नहीं आ पाए। इतने दिनों बाद जब वो मामा के गाँव गया, तो देखा गाँव की जो औरतों की कलाइयों पर काँच की चूड़ियाँ हैं, बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और काँच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वो बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। लेखक ने जरार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना। अब क्या हुआ कि इसी बीच 8-10 वर्षों के बाद आते हैं, तो इनको बदलू की
याद नहीं रह जाती, ना उनकी भट्ठी, ना उनकी भट्ठी याद रह जाती है, ना उनकी लाख की चूड़ियाँ याद रह जाती है। कुछ भी ना आम याद रह जाता है, ना वो जो गाय की दूध के साथ मलाई खाते थे, वो भी याद नहीं आता। तो एक दिन क्या होता है कि इनके मामा की लड़की की पैर फिसल कर गिरती है और उसे चोट लग जाती है। तब ये जब जाते हैं उसका इलाज कराने, तब याद आता है कि अगर लाख की चूड़ियाँ पहनी होती तो ये नहीं टूटता। तब इनको जो है याद आता है। और जब ये उसके पास पहुँचते हैं, तो वो उसे पहचान नहीं पाता। लेखक को जो है बदलू बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। पहचानता कब है? जब उसे अपना नाम बताते हैं कि मैं जनार्दन हूँ, तब उसे जो है बड़े आदर से बैठाता है। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई न दिया। उसने बदलू से लाख के चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। अब क्या हुआ? उसने जानना चाहा कि क्या हो गया? जो आप चूड़ियाँ जो बनाते थे, उसका क्या हो गया? तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा। काँच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई। काम बंद होने के बदले काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वो बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खाँसी आने लगी। लेखक की शंका भाँप कर उसने कहा कि ये फसली खाँसी है, जो शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितने के कारोबार छीन लिए। इस कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। अब यहाँ पे जब उसने पूछा कि बदलू काका, क्या हुआ आपकी मशीनें? आप जो बनाते थे, लाख की चूड़ियाँ जो बनाते थे, उनका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अब मशीन का युग आ गया, तो अब जो है लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता भी नहीं है और जो है इसीलिए बनाना बंद कर दिए। और उसे खाँसी आ रहा था बदलू को, तो उसने कहा ये फसली खाँसी है, ठीक हो जाएगी। मतलब बहाना किया अपनी लाचारी को, अपनी बेरोज़गारी को जो है उसने छिपाना चाहा। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय तो 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। ये देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के लिए विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जब ये आते हैं तो पूछते हैं कि काका, इस साल फसल कैसी है? उन्होंने सोचा कि अपनी मजबूरी को छिपा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ हम दूसरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जैसे दूसरे टॉपिक पे बात किया कि फसल कैसी है, तो उनकी बिटिया थी रज्जो। अब इसमें देखो 3 पात्र हो गए। एक तो हो गया कौन? बदलू काका हो गए, दूसरा उनकी बिटिया रज्जो हो गई और तीसरा लेखक खुद ही हैं। तो कह रहे कि जब उन्होंने बताया और जब आम लेकर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी कलाई में लाख की चूड़ी, उसकी कलाई में लाख की चूड़ी बनी हुई। तो उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत सुशोभित हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। तो कह रहे हैं कि ये हमारे द्वारा बनाई गई आखिरी है, मैंने ज़मींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन उसने जो है पैसे नहीं दिए, तो ये मेरी बेटी पहन नहीं है, यही मेरे द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है। इस प्रकार से ये पूरा सारांश खत्म हो जाता है और लास्ट में कहते हैं कि बदलू का जो व्यक्तित्व है, वो टूटने वाला नहीं है। ये लेखक को खुशी होती है कि सब कुछ बदल गया, सारी परिस्थितियाँ बदल गई, इतनी मजबूर है, फिर भी जो है बदलू किसी प्रकार से हार आज भी नहीं माना। तो ये हो गया हमारा सारांश और देखिए इसको बहुत इसमें जो है बोर होना नहीं है, बहुत आराम से, बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली इसको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद अब अगर किसी तरीके से डाउट है तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर आपको कहीं पे भी एमसीईआरटी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहीं पर पूरी तैयारी आपका हो जाएगा 6 टू 8 जितने भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सबको कवर करवा दूँगा। आज फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आने वाले वीडियो में बहुत कम ही टाइम में आप लोगों को जो है पूरा का पूरा एमसीईआरटी हम पढ़ा देंगे। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कह रहा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था? और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है बदलू
मामा को जो है बदलू काका क्यों बुलाता था? तो क्यों बुलाता था? क्योंकि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चावफील भी रहता था, क्योंकि लेखक को मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, क्योंकि वो लेखक को लाख की ढेर सारी रंग-बिरंगी गोलियाँ देता था। अच्छा, लाख की चूड़ियाँ तो बनाता ही था, लेकिन जब ये जान जाता था कि ये लल्ला आया है, तो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से उसके लिए क्या बना देता था, गोलियाँ भी बना देता था कि ले लल्ला तू खेल ले, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक को मामा के गाँव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गाँव के सभी बच्चे उससे यही कहा करते थे। देखिए, आ गया ना? क्यों कहता था? क्योंकि गाँव के सारे बच्चे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी जो है बदलू को बदलू मामा ना कहकर बल्कि बदलू काका कहता था। ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन में आया है वस्त्र विनिमय क्या है? देखो ये चैप्टर्स में है कि वस्त्र विनिमय करता था। अब चूँकि इससे रिलेटेड है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वस्त्र विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्त्र विनिमय वो पद्धति है जिसमें एक वस्त्र देकर दूसरी वस्त्र ले जाती है। मतलब सामान के बदले सामान, कोई करेंसी, कोई पैसा नहीं। पुराने समय में वस्त्र के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्त्र के बदले वस्त्र ली दी जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान प्रवेश में वस्त्र का लेन-देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर कोई सामान है तो सामान के बदले सामान ही मिलता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? ये चैप्टर्स में आया है। इस पंक्ति को लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है कि इसके लिए क्या व्यथा है, क्या प्रॉब्लम्स है? तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता गया। जैसे जैसे बड़े बड़े मशीन आते गए, वैसे ही छोटे छोटे जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे, उनका धंधा बंद हो गया। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और रोजी-रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी-रोटी पर वार किया। देखो वही बात सेम। मशीनों ने लोगों को बेरोज़गार बना दिया और भूखे मरने की कगार पर आ गए। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। वे या तो बेरोज़गार हो गए हैं या फिर अन्य व्यवसाय को अपनाने को विवश हैं। जैसे गाँव में देखे होंगे आप लोग, जो छोटे-छोटे लोग थे, जो पापड़ बनाते थे या मोमबत्ती वगैरह बनाते थे, अब वो सब सारी चीज़ें जो है, जो बेकरी, डबल रोटी वगैरह होता था, वो बनाते थे। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में क्या हुआ कि अब ये सब काम बड़े-बड़े मशीनें करने लगे, जिससे ये जो छोटे तबके के लोग थे, ये बेरोज़गार हो गए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बदलू के मन में ऐसी कौन-सी व्यथा थी जो लेखक से छिप नहीं रह सकी? जब उसने खाँसी आने लगा था, उसने कहा था फसली खाँसी है। आपको याद होगा क्या कहा था? फसली खाँसी है, तो इन्होंने बात को बदला था। तो वहाँ से प्रश्न ले लिया है क्या कि बदलू के मन की ऐसी कौन-सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, पर जैसे-जैसे काँच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन काँच की चूड़ियाँ जैसे-जैसे आती गईं, वो फैंसी थी, देखने में अच्छी लगती थी, तो लाख की चूड़ी लोगों ने पहनना बंद कर दिया, जिससे उसका रोज़गार खत्म हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों की बेरोज़गारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यही व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो क्या होता है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वो बेरोज़गार हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथे-माथों पर नसें उभर आई, अब वो बीमार और चिंतित रहने लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन-किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन-किन राज्यों में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। क्योंकि यही से क्वेश्चन पूरा हम सारांश इसीलिए इसका पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो किन-किन राज्यों में होता है? तो एक तो होता है राजस्थान में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों को तो आपको रट लेना कि राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में जो है लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है।
अब लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा और जितने भी सिलेबस इससे रिलेटेड है एनसीईआरटी से वो मैं पूरा क्लियर करवा दूँगा और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए जिससे उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके जो एनसीईआरटी के लिए जो है मटेरियल नहीं ढूँढ पाते, इधर-उधर से जो है कैसे भी करके सिस्टम बनाते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।